हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा साइंस के फिजिक्स वाले पोर्शन से जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो भौतिक विज्ञान से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को ही आज इस वीडियो में उन्हीं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिखा है एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नक्षत्र का रंग निर्भर करता है वह पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नक्षत्र के पृष्ठ के ताप जितना जैसा रहेगा उसके अनुसार ही उसका रंग निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। सो यहाँ पे जो है ना, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है, तो पानी की पाइपें फट जाती हैं। तो पानी की पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है दोस्तों, वहाँ पर जो पाइप में पानी होता है तो बहुत ज़्यादा ठंडी, यानी कि तापांतर एकदम 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो जो पानी होता है वह बर्फ़ में जम जाता है। जो बर्फ़ का डेंसिटी जो होती है कम होती है, लेकिन उसका आयतन ज़्यादा होता है पानी से। तो जब पानी बर्फ़ में बनता है तो वहाँ पे उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि जमने पर पानी फैल जाता है, इसका मतलब, ठीक है, पानी जब फैल जाएगा तो पाइप पर प्रेशर लगेगा, है ना, पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसका आयतन बढ़ेगा तो वो पाइप पर दबाव डालेगा ना, जिसके कारण पाइप फट जाती है। चलिए नेक्स्ट है, किलोवाट आवर एक यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। सो फ्रेंड्स, किलोवाट आवर ऊर्जा का यूनिट होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि किलोवाट ही सिर्फ पूछे ना, किलोवाट, तो उसका आंसर हो जाएगा शक्ति। अब जब इसमें आवर मतलब घंटा लग गया, किलोवाट घंटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है और शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है। चलिए नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। किलोवाट आवर बोलें या फिर किलोवाट घंटा बोलें, मतलब वही है। चलिए, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है 40 डिग्री, 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 82.4 फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पे फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रखा है वह है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर न्यून होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस न्यून तापमान पर जीवाणु और जो बैक्टीरिया होते हैं, फफूंद होते हैं, फंगस होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पे जो मौजूद खाना होता है, खाद्य पदार्थ होता है, वह सुरक्षित बचा रहता है क्योंकि वो वहाँ पे जीवाणु अटैक नहीं कर पाते हैं, अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है?
भाप में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती, गलत हो जाएगा। भाप में ऊष्माधारिता होती है। 546 कैलोरी ऊष्मा भाप में होती है, ठीक है। और जो पानी होता है, पानी में 180 कैलोरी पानी में ऊष्मा होती है, ऊष्माधारिता होती है, और 546 कैलोरी भाप में ऊष्मा होती है, ठीक है। तो भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। पानी में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती। पानी में संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है। सो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। जो भाप होता है ना, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। यहाँ पे बता दें कि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वो 546 कैलोरी होती है, किलो कैलोरी, और जो संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है वह 180 किलो कैलोरी होती है। तो यहाँ पे जो भाप में वाष्प में परिवर्तित हुआ, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा संलयन की गुप्त ऊष्मा से ज़्यादा है, इसलिए अधिक दाह उत्पन्न होता है भाप से। चलिए नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट, क्रिस्टलों की वृद्धि। सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित है। जब तापमान बहुत ज़्यादा न्यून हो जाता है तो उसे क्रायोजेनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है। कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, कच्ची मिट्टी कम ऊष्मारोधी है, जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कच्ची मिट्टी होती है, यानी कि जो मिट्टी के घर होते हैं ना, वह ऊष्मा की बुरी चालक है। अर्थात बुरी चालक का मतलब जब गर्मी में हीट बढ़ता है, जैसे कि तापांतर बढ़ता है वहाँ वायुमंडल का, ठीक है, तो जो मिट्टी की दीवारें होती हैं घर के लिए, वह कुचालक हैं, बुरी चालक हैं, ठीक है। तो वहाँ के तापमान को, बाहर के तापमान को अंदर आने से रोकती हैं, इसलिए घर का तापमान ठंडा रहता है और बाहर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज़्यादा महसूस होती है ना। सेम ठंडी में भी ऐसे हो जाएगा कि बाहर का वातावरण का टेम्परेचर न्यून होता है और घर का टेम्परेचर अपना नॉर्मल होता है, और बाहर के तापमान को बुरी चालक होने से मिट्टी बाहर के तापमान को और अंदर के तापमान को एक नहीं कर पाती है, ठीक है। इसलिए अंदर गर्मी बनी रहती है और बाहर के तापमान न्यून रहता है। चलिए, जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, ठीक है, इसलिए वह टूट जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का यूज़ किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकेंड है नियान, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो है कि पीली लैंपों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो पीली लैंपों को सोडियम के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि सोडियम जब जलता है तो वह पीली ज्वाला के साथ जलता है, इसलिए सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो उन लैंपों में सोडियम गैस भरी जाती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई, वाद्य यंत्र, आँख की शल्यक्रिया, संचार सेवा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का यूज संचार सेवा के लिए किया जाता है। चलिए ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण। सो यहाँ पे जो प्रकाश का ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ना, प्रकाशिक तंतु, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आपको टिक कर देना है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है एक ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रकाश की यहाँ पे जो रे आती हैं वह ऐसे ही इस ऑप्टिकल तंतु के अंदर ही अंदर परावर्तित होती रहती हैं। ठीक है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, काला। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है उसे काला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, कोई कण नहीं है, इसलिए प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश का मरीचिका एक उदाहरण है। केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृग मरीचिका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयिक, अवतल, समतल, गोलीय उत्तल, बेलनाकार, अवतल। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो परवलयिक अवतल हो जाएगा। ठीक है, जो कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण होते हैं वह परवलयिक अवतल होते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, डी है परावर्तन। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो साबुन का बुलबुला होता है उस पर जब प्रकाश की रे आती हैं तो यह रंगीन दिखाई देता है, यह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण समझते हैं कि होता क्या है, जब दो तरंग रेखाएं एक दूसरे पर अत्यारोपित होती हैं तो उसे प्रकाश का प्रतिरूपण व्यतिकरण कहलाता है। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के ध्रुवण, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे हो जाएगा हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 मिनट 3 सेकेंड का समय प्रकाश से, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है। वर्ण अंधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ण अंधता यानी कि जो कलर को नहीं देख पाता है उसके लिए इनमें से कोई नहीं लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी भाग स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, अंतरिक्ष किरणों से। सो फ्रेंड्स, जो ओजोन परत होती है वह हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस। सो यहाँ पे जो निकट दृष्टि दोष से निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे होता है अवतल लेंस, जिसमें से यहाँ से प्रकाश आते हैं तो यहाँ पे ये डाइवर्स कर देता है ना। तो जो निकट दृष्टि दोष में दूर की जो इमेज होती है ना, दूर की जो परछाई बनती है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। रेटिना हमारा यहाँ पे होता है, पहले ही बन जाती है, इसलिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, जिससे यहाँ रेटिना पर ही फोकस पर प्रतिबिंब को बनाया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस डाइवर्स कर देता है प्रकाश को और रेटिना पर ले जाकर मिलाता है, इसलिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। अगर फ्रेंड्स पूछ लिया जाए कि दूरदृष्टि में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस का काम है डाइवर्स करना, कन्वर्टिंग। ठीक है ना, वह मिलाता है, इसलिए वह फोकस पर ले जाके मिलाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का यूज दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगी विकिरण, गामा विकिरण। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवरक्त विकिरणों को कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अवरक्त विकिरणें गर्म होती हैं, इसलिए कोहरे में अवरक्त विकिरणों का यूज किया जाता है। जल अणुओं द्वारा नीले रंग का छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण गलत हो जाएगा। ठीक है, जल अणुओं द्वारा नीचे नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, फ्रेंड्स बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण यह होगा कि जब नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, इसलिए वह नीला ही दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। यहाँ पे 25 मिलीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, नॉन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है, ये हमें पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से जो होता है तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। तारे हमें टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं कि तारों से जो प्रकाश आती है वह वायुमंडल के कणों से टकराकर अपवर्तित होती हैं, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। साधारण, उत्तल, अवतल, प्रतिलोमित। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, साइड मिरर के लिए, है ना। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, एम्पलीफायर, आलापक, माइक्रोफोन, प्रेषित। तो जो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे माइक्रोफोन कहा जाता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित करता है वैद्युत ऊर्जा में। और पूछ दिया जाए कि वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीकर। ठीक है,
यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? बेकेरल, रोएंटजन, मैरी क्यूरी, वान लून। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैनल का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाना, मैट्रिक पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना, न्यूटन पैमाना। तो यहाँ पे रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? एमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर, आइडियोमीटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पवन के बल और वेग, जैसे हवाओं के बल और उसके वेग को नापने के लिए एनेमोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, चमत्कारदार बाधाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराध्वनिक ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म ध्वनि तरंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे चमत्कारदार निकालते हैं, इसलिए वह बाधाओं को पता लगा सकते हैं। आने वाली बाधाएं जो होती हैं जैसे कि सुनामी वगैरह, इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे जो नोटिफिकेशन आपका आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।